हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये हम केमिकल काइनेटिक्स के लिए पढ़ रहे हैं और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या रहती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक। थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ साथ हम हीट ऑफ रिएक्शन या एनर्जी ऑफ रिएक्शन भी पढ़ेंगे। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, और हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स भी पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। इसमें हमें समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम किसे कहते हैं, और हम एक रिएक्शन के रिएक्शन प्रोफाइल को यानी रिएक्शन की जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में हम देखेंगे कि एवरेज एनर्जी क्या रहती है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम एक रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन है, मान लीजिए उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। यानी मैं बोलूँगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक। अब देखो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करना है और नए बॉन्ड्स को बनाना है ना। तो पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और यहाँ पे बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ये जो पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, ये और जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनमें फर्क होगा, क्योंकि ये अलग टाइप के बॉन्ड्स होंगे, ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होंगे, तभी तो जाके इसमें चेंज आएगी, तभी हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, हर एक रिएक्टेंट में एक ही तरह के बॉन्ड नहीं होते हैं। अलग अलग रिएक्टेंट्स में अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो हर एक रिएक्टेंट के लिए अलग अलग होगी। बात समझ में आ रही है। और प्रोडक्ट के दौरान जो बॉन्ड बनता है उस दौरान जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी भी अलग अलग होगी। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी निकलती है, या मैं बोलूँगा एनर्जी इज इवॉल्व्ड, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी। अब इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, मैंने ये कहा कि हर एक रिएक्टेंट में एक ही तरह के बॉन्ड नहीं होते, तो इसका मतलब उनमें हर एक रिएक्टेंट में एक ही तरह की एनर्जी नहीं लगेगी उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया ना। दूसरी बात, ये जो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी ये ज़्यादा हो सकता है। यानी कभी एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगा, कभी एनर्जी का जो इवॉल्वेशन होगा वो ज़्यादा होगा, यानी एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। तो उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी लग गई इस रिएक्शन में, या इस रिएक्शन ने वहीं से एनर्जी दे दी। इन्हें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी हमें पुराने बॉन्ड ब्रेक करने और नए बॉन्ड बनाने। बात समझ में आ रही है। अब देखो, सपोज ये एक रिएक्टेंट है और ये इसका प्रोडक्ट है, मान लीजिए, राइट। इनको मैं एनर्जी प्रोफाइल में बांध देता हूँ, यानी इनकी मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये मान लीजिए रिएक्शन प्रोग्रेस है और यहाँ पे जो है ये एनर्जी ऑफ रिएक्शन, या मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी। बात मेरी समझ में आ रही ना, शाबाश। देखो, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी लेवल है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेवल बताता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट्स में एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स में एनर्जी कम है। समझ में आया ना। तो याद रखना, जिसमें एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होता है,
और जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने जो बनाया, यहाँ पे रिएक्टेंट मैंने कम स्टेबल बनाया, प्रोडक्ट मैंने ज़्यादा स्टेबल बनाया। समझ में आया? यानी इसमें ज़्यादा एनर्जी, इसमें कम एनर्जी है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है, तो इसमें पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इसमें नए बॉन्ड्स बनेंगे। बात सही है ना? लेकिन हर एक रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती। हमें इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर हम हीट देते हैं या हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, या कोई दूसरी एनर्जी देते हैं, लाइट एनर्जी, तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वरना खुद ब खुद नहीं होता। समझ में आया ना? ऐसा क्यों होता है ये मैं बताऊंगा आपको। देखो, रिएक्टेंट्स के पास में जो एनर्जी रहती है, अपनी खुद की एनर्जी, उसे हम कहते हैं एवरेज एनर्जी। क्या कहते हैं? एवरेज एनर्जी। ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट्स के पास में जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट्स की एवरेज एनर्जी। लेकिन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो मैं दिखाऊंगा। यानी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसके पास में कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर? इतनी एनर्जी होनी चाहिए कम से कम, तब जाके ये प्रोडक्ट बनाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमें वाटर को बॉयल करना है। वाटर कहाँ पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। शाबाश। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी इवापोरेट हो जाते हैं, वेपोराइजेशन जिसको आप कहते हैं। लेकिन असल में जो वाटर पूरा अगर हमें बॉयल करना है, इन्हें इवापोरेट करना है, तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती। तो मॉलिक्यूल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे लेते हैं तो 25 या 27 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इसको हमें बॉयल करने के लिए यानी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 75 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है, तब जाके वो पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया ना? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए वाटर को बॉयल होने के लिए, तो आप तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर पे कितना रहता है वाटर का टेम्परेचर? 25 या 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही कहते ना हम। शाबाश। इसका मतलब वाटर के पास में जो टेम्परेचर है वो है एवरेज टेम्परेचर। इस तरह से रिएक्टेंट्स के पास में जो एनर्जी है वो है एवरेज एनर्जी। और जो बॉयल होने के लिए वाटर को टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 100 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर, यानी थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। इसी तरह से रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी ETH बोलूंगा मैं, THR लिखूंगा मैं, या THETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे? द एनर्जी विच द मॉलिक्यूल्स या विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस, which they must possess or must have to convert into products or to get convert into products। ये वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास में होनी ही होनी चाहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स के पास में जो एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी है, लेकिन उनको जो एनर्जी चाहिए रिएक्ट होने के लिए वो बहुत ज़्यादा है, या मैं उसको कहता हूँ कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो बीच में मैंने पहाड़ बनाया इसको मैं कहूँगा ये एनर्जी बैरियर है। एनर्जी बैरियर, ये एनर्जी बैरियर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता तो फिर दुनिया में हर चीज़ आपस में रिएक्ट करती और कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में बोलता कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। समझ में आया ना? तो ये चीज़ हम इसको रोके हुए। सपोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एयर में वो रिएक्ट नहीं करता। क्यों रिएक्ट नहीं करता? क्योंकि ये एनर्जी बैरियर उनको रोकता है। अगर वो रिएक्ट करते तो सिर्फ पानी ही पानी हो
हो जाता है या नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं बच जाता। क्लियर? तो ये बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? अब देखो, अब अगर हमें एक रिएक्टेंट को रिएक्ट कराना है तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी है, तब जाके ये थ्रेशोल्ड एनर्जी अटेन करेगा ये रिएक्टेंट, और तब जाके या तो ये इधर जाएगा प्रोडक्ट बनाएगा या वापस से रिएक्टेंट भी बना सकता है, क्योंकि पीक पे पहुंचने के बाद में इसकी अपनी मर्जी है कहाँ जाता है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही ना? जिस तरह यहाँ पे वाटर के पास में 25 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए बॉयल होने के लिए 100, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 75 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह वो रिएक्टेंट के पास में जो एनर्जी थी वो थी एवरेज एनर्जी, लेकिन मिनिमम कितनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जो मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है, दिस एनर्जी, ये मैं बोलूँगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू अटेन थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको कहता हूँ मैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहता हूँ? एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो आप कहेंगे कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? शाबाश। तो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, शाबाश। अगर मैं अब आपसे पूछूं व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू अटेन थ्रेशोल्ड एनर्जी या टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो बैरियर मैंने भी आपको बताया एनर्जी बैरियर, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसे आप कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर? और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो रहता है बराबर एंथैल्पी या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर? अगर मैं इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूं, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे एनर्जी किसकी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है कि रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है? रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है ना ऊपर, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी फिर पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा है ना, यानी वो होगी नेगेटिव। क्लियर? नेगेटिव मतलब रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी पहले छोड़नी है, तब जाके उनकी एनर्जी प्रोडक्ट्स की एनर्जी के बराबर हो जाएगा, यानी तब जाके एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आया ना? यानी नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया ना? देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फिर भी हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हम इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कोई दूसरी फॉर्म की दूसरे फॉर्म में इसको दे सकते हैं। लेकिन जनरली क्या करते हैं हम, जनरली हम हीट के फॉर्म में देते हैं। समझ में है ना? हालांकि हीट वहीं से निकल रही है बाद में, लेकिन पहले हमें ये एनर्जी देनी ही देनी है। समझ में है ना? तो ये एनर्जी जो है ये हमें देनी ही देनी है। जितनी ज़्यादा जल्दी हम एनर्जी देंगे उतनी ये रेट फास्ट होगी। समझ में आया ना? उतनी ये रिएक्शन फास्ट होगी, चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो। ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरी लगती है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बॉन्ड एक्टिवेट करने की लगती है, रिएक्शन एक्टिवेट करने के लिए लगती है, और वापस जो एनर्जी मिलती है हमें वो रिएक्शन के बाद मिलती है, मतलब रिएक्शन होने के बाद। याद रखना, बात मेरी समझ में आ रही है ना? शाबाश।
अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास में दो रिएक्शंस हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट दोनों एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट दोनों एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, याद रखना। एक्टिवेशन एनर्जी किस में ज़्यादा है? ए में ज़्यादा, मैं बोलूँगा इसको ए की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, बी की एक्टिवेशन कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी। आप मुझे बताओ रिएक्शन फास्ट किस में होगी? शाबाश, ए में कि बी में? रिएक्शन फास्ट होगी बी में, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ है, जो बैरियर है यहाँ पे वो छोटा है, इसलिए रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी एनर्जी अटेन करके इधर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पे तो पहाड़ बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगेगा, है ना, पहाड़ क्रॉस करने में टाइम लगेगा, तो इसकी रेट जो होगी, इसकी जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो कम होगी। समझ में ना? तो इसकी रेट कम, रेट इसकी कम, इसकी रेट ज़्यादा। तो मैं ये कह सकता हूँ फिर और यानी रेट ऑफ रिएक्शन is inversely proportional to activation energy. Rate of reaction is inversely proportional to activation energy. रेट ज़्यादा तब होगा जब एक्टिवेशन कम होगी, एक्टिवेशन ज़्यादा तो रेट कम, एक्टिवेशन एनर्जी कम, एक्टिवेशन एनर्जी की बात बोल रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रेट कम। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश, ये होगा यहाँ तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मैं दूसरा एक रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे। रिएक्शन है, मान लीजिए एक्स, जो एक्स रिएक्टेंट वो बनाता है वाई प्रोडक्ट, राइट? ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं एक्स वाई, वरना मैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही दिखाता आपको। अब ये जो रिएक्शन है, ये मान लो ये है इस टाइम पे एक्सोथर्मिक, याद रखना। पहले वाली जो रिएक्शन थी वो थी एंडोथर्मिक, सॉरी, पहली वाली रिएक्शन क्या थी? पहली वाली रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक। अब हम एंडोथर्मिक लेते हैं। क्या लेते हैं? एंडोथर्मिक। बुढ़ापे का असर है, भूल ही जाता है इंसान क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे x जो है वो y में कन्वर्ट करना है, लेकिन रिएक्शन एंडोथर्मिक। इसका अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जिसको मैं कहता हूँ, वो एनर्जी डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हम रिएक्शन का प्रोग्रेस दिखाएंगे, यानी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे दिखाएंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा, नीचे आएंगे तो एनर्जी कम, राइट। अब हमें देखना है कि रिएक्शन जो है वो है एंडोथर्मिक। इसका मतलब रिएक्शन में जो लास्ट पे जो हीट है वो बाहर नहीं निकलती है बल्कि अंदर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी। अब हमें इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है और इसमें दिखाना हमें पोटेंशियल एनर्जी किस तरह चेंज होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और दूसरा क्या दिखाना हमें, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट्स को हमें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इन रिएक्टेंट्स को पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है जो इसके पास में मौजूद है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड एवरेज एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इन एनर्जी पॉजेस्ड बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स के पास में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी ET। तो अब यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी एनर्जी, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी।
या इसको एनर्जी की ज़रूरत है, इतनी एनर्जी की ज़रूरत, दिस रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया ना? ये है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी। बात समझ में आ रही ना? शाबाश। एनर्जी तो देनी ही देनी है, तब जाके प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है ना? इतना तो क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, या मैं जिसे आप कहूँगा हीट ऑफ रिएक्शन का जो डिफरेंस है, वो किस तरह का होगा? हीट ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर रहता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, हीट ऑफ प्रोडक्ट्स या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, यानी एंथैल्पी इनकी ज़्यादा है, और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी कम है, यानी उनमें एनर्जी ज़्यादा है, तो सॉरी एनर्जी कम है। रिएक्टेंट्स में एनर्जी कम, प्रोडक्ट्स में एनर्जी ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वाला ज़्यादा है ना? ये इसमें पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव कम है, तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पे हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, एनर्जी ऐड हो रही है सिस्टम में, यानी इस प्रोसेस के दौरान हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी अंदर आएगी, तो मैं इसको बोलूँगा फिर ये एंडोथर्मिक है। क्या है ये? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? अब चाहे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं और नए बॉन्ड्स बनाने हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक रिएक्शन आती है हमें एक्सोथर्मिक, दूसरी आती है एंडोथर्मिक, ऐसा क्यों होता है? अब देखो, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है और प्रोडक्ट के बॉन्ड है, प्रोडक्ट की बॉन्ड, ये अलग अलग है दोनों में। यहां पे भी रिएक्टेंट बॉन्ड अलग, प्रोडक्ट बॉन्ड अलग। रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स को बनाना है। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, एनर्जी लगती है और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी बाहर निकलती है। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, अगर रिक्वायर्ड एनर्जी यानी जो हमें एनर्जी लगती है वो और रिलीज्ड एनर्जी, इसमें डिफरेंस आ जाए तो हीट या तो बाहर निकलती है या फिर अंदर आती है। देखो एंडोथर्मिक में क्या होगा? एंडोथर्मिक में होगा कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है, ये एक्सोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक। यहाँ पे बोलूँगा मैं, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो एनर्जी लगती है वो कम है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब एंडोथर्मिक में इसका उल्टा है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा है और एनर्जी रिलीज्ड कम है, एनर्जी जो रिलीज्ड है वो कम है, तभी जाके ये वाला जो ये एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब 2 पॉइंट्स और मैं बताता हूँ आपको। अगर मेरे पास में एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, राइट, और इसकी मान लो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डालता हूँ, क्या डालता हूँ? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? ये इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक बनाएगा कि एक्सोथर्मिक? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है ये जो एक्टिवेशन एनर्जी ये कम कर देना,
यानी ये जो है ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी ये है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का, अनकैटालाइज्ड। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज़्यादा है, लेकिन कैटलिस्ट डालने के बाद में इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। इसका मतलब इसमें कम एनर्जी की ज़रूरत है और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पे कोई असर नहीं पड़ता, ये याद रखना। जो हीट रिलीज होती है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस पे पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पे, याद रखना। कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट वो किस पे इफेक्ट करता है? वो करता है इफेक्ट सिर्फ किस पे? एक्टिवेशन एनर्जी पे, दैट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, ये याद रखना। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब मैं और एक चीज़ बताऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें। देखो मेरे पास में एक रिएक्शन है, रिएक्शन है सपोज A + B गिव्स C एंड C गिव्स D। ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मान लीजिए 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें जो पहला स्टेप है वो है सपोज फास्ट स्टेप, पहला फास्ट स्टेप है। दूसरा जो है वो स्लो स्टेप। अब आपको ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। अब इसका आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? और मैं ये भी कह दूं कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। क्या ये? सॉरी, ये एंडोथर्मिक है। एंडो बोलूँगा, एंडोथर्मिक, याद रखना। क्या है ये? एंडोथर्मिक। तो आपको इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है ना। आप उठेंगे और ऐसे बनाएंगे। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे उठाया, ये होगा एक रिएक्टेंट, ये पहला स्टेप, फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप। ठीक, ऐसे बनाएंगे ना। देखो इसको ऐसे रैंडमली नहीं बनाना है। रैंडमली क्यों नहीं बनाना है? हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले देखना कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। अगर ये एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट ऊपर बनाना है और रिएक्टेंट की जो लेवल है, एनर्जी लेवल, वो नीचे बनानी है, यानी इससे कम होनी चाहिए लेवल। ठीक, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, आप इन स्टेप्स में देखना कि फास्ट स्टेप कौन सा है और स्लो स्टेप कौन सा है। फास्ट का मतलब जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, स्लो जिसका मतलब जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कम है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। जिसमें रेट स्लो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसमें रेट ज़्यादा है यानी फास्ट जो है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। क्लियर? जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, हम बनाते हैं पहले पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये A + B है, इट विल गिव अस C और C गिव्स D। ये ठीक है। अब मैंने ये कहा कि पहला स्टेप फास्ट है। फास्ट का मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, और दूसरा स्टेप जो स्लो है, इसका मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो असल डायग्राम जो बनेगा इसका वो इस तरह बनेगा, रैंडमली नहीं बनाना। सबसे पहले ध्यान रखना कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा, है ना, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद में आपको 2 स्टेप्स बनाने हैं। पहला स्टेप फास्ट है तो इसका मतलब इसका हम्प छोटा होगा, फिर बनेगा C, यानी ये C पहला प्रोडक्ट। उसके बाद में दूसरा स्टेप जो है वो स्लो है, तो इसका मतलब इसका हम्प बड़ा होगा, उसके बाद में यहाँ पे आएगा। तो ये है एक्चुअल, क्या बोलूँगा इसको, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। समझ में आया ना? अब देखो ये है रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, और
ये बनाता है C, यानी A प्लस बी गिव्स C फर्स्ट, जिसे आप इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट जिस तरह आएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं बोलूँगा इंटरमीडिएट क्योंकि इसका हम्प नीचे है। उसके बाद में यहाँ C से बनाता है ये वाला D, राइट, समझ में ना। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है, मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे। आपको ये ग्राफ पहचानने हैं कि ये क्या है, कितने स्टेप रिएक्शन है। मान लीजिए पहला ग्राफ है ये, आप मुझे बताना है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है और कितने स्टेप्स की है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, बोलो। सिंपल है ना। प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की कम, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। कितने स्टेप है ये, सिंगल स्टेप, क्योंकि इसमें एक ही हम्प है, राइट। अब दूसरा, यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाता हूं मैं इस तरह। ये है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप। आपको बताना है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, और इसमें कितने स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लो स्टेप कौन सा है। ये है रिएक्टेंट, सपोज A, इट गिव्स B, B गिव्स C। पहला स्टेप फास्ट स्टेप होगा, दूसरा स्टेप स्लो स्टेप होगा क्योंकि इसका हम्प बड़ा है। हम्प बड़ा है तो रिएक्शन स्लो। कितने स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप रिएक्शन, नहीं सॉरी 2 स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिएक्शन। अब और एक 3 स्टेप भी लेते हैं, चलो 3 स्टेप लेता हूं। ये है एक रिएक्शन, इसमें पहले ये बन रहा है, फिर यहां से ये बन रहा है, फिर यहां से ये बन रहा है, ठीक है, और लास्ट में प्रोडक्ट जो ऐसे बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताओ ये रिएक्शन कितने स्टेप है। आप जाहिर सी बात है 3 बोलेंगे क्योंकि इसमें 3 हम्प है। पहली रिएक्शन, फिर दूसरी रिएक्शन, फिर ये तीसरी रिएक्शन, राइट। तो 3 स्टेप। इसमें फास्टेस्ट स्टेप कौन सा होगा, जिसका हम्प सबसे छोटा, मैं बोलूँगा फास्टेस्ट। स्लोएस्ट कौन सा होगा, ये होगा स्लोएस्ट। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करती है। अब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, ये यहाँ से पता चलेगा। रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। सो इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया। तो आज फिलहाल इतना ही, क्योंकि मैं भी थक गया अब। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।